जैसे आर्मी के तीनों चीफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तीनों चीफ प्रवक्ता बन गए हैं सरकार के, उसी तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट भी प्रवक्ता बन गया है हमारी सरकार का, बीजेपी का। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ। मेरे हस्बैंड 30 साल एयरफोर्स में सेवा किए हैं। 4-5 लोगों को जिन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन्होंने गुजरात दंगों में इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करी, जो न्यायालय तक गए, उन लोगों को ही इन्होंने अपराधी बनाकर गिरफ्तार किया है, जेलों में डाला है। संजीव भट्ट तो बेचारे कितने दिनों से जेल में सड़ रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम मुर्दा लाश हैं और हमारे जीने का कोई मतलब नहीं बनता है। और हम तो हर जिंदा इंसान से ये अपील करेंगे कि देश के युवा नौजवानों को, देश की महिलाओं को, देश के हर इंसान को जो एक इंसानियत का जज्बा रखता है सड़क पर आना चाहिए, वरना अगला नंबर उन्हीं का है। उसी न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी है। ये न्यायालय नहीं रहे हैं, अब ये एक तरह से जैसे आर्मी के तीनों चीफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तीनों चीफ प्रवक्ता बन गए हैं सरकार के, उसी तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट भी प्रवक्ता बन गया है हमारी सरकार का, बीजेपी का। तो इसे हम न्यायालय कहते हैं। अभी हमें शर्म आएगी, आने वाले समय में हम इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहलाने लायक ये बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी न्याय और अन्याय के बारे में फैसला ही ना कर सके, जो अन्याय और अत्याचार के साथ खड़ा हो, जो निरपराध लोगों को सजा देकर जेलों में ठूंस दे, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को ही अपराधी बना दे, उसे आप कैसे कोर्ट कह सकते हैं, न्यायालय कह सकते हैं, और वो भी देश की सर्वोच्च अदालत कह सकते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसी मानसिकता क्यों बन गई है कि तीनों सेना प्रमुखों ने अगर भाजपा का साथ दे दिया, उनकी पॉलिसी का साथ दे दिया, तो वो आपको दुश्मन दिखने लगे, और अगर अगेंस्ट में बोलते तो वही भगवान हो जाते? ये दुश्मन हमें नहीं लग रहे हैं, ये हमारे देश के दुश्मन बन रहे हैं हमारे देश की जनता की नज़र में। क्यों जानते हैं? सेना को ये, क्योंकि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ। मेरे हस्बैंड 30 साल एयरफोर्स में सेवा किए हैं। उस दौरान हमें बार बार कहने को मिलता था, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और एक अलग तरह की चिंतन वाली महिला थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वालों को कभी भी किसी भी पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। वो एक सैनिक होते हुए तब वो ऐसी बात कह सकते थे, और ये सर्वोच्च सैनिक है, सर्वोच्च कमांडर हैं, तब ये ऐसी बात कह रहे हैं कि अग्निपथ जो है बहुत अच्छी योजना है और सरकार ने ये बहुत ही उत्तम काम किया है। तो इसे मेरे हिसाब से हमें नहीं लगता कि ये हमारे दुश्मन है, बल्कि ये पूरे हमारी देश की आने वाली सुरक्षा के दुश्मन बनते जा रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार ही तो दे रही है सरकार, उसमें क्यों दिक्कत हो रही है आपको? बिल्कुल रोजगार दे रहे हैं, पकौड़े तलने का दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उन्हें कपड़े धोने का, धोबी बनाने का, उन्हें मोची बनाने का, उन्हें ये वो बार्बर बनाने का, उन्हें कुम्हार बनाने का, उन्हें पंचर लगाने वाले बनाने का छठी से व्यवस्था कर रहे हैं ना। अब ये जो बचे हुए लड़के हैं, जो अभी तक जवान अपने बेचारे गांव में अच्छे दही दूध खा के, घी खा के अपनी सेहत बना के दौड़े लगा रहे थे, इन्हें वो खतरा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो रोजगार मांग रहे हैं। अब वो रोजगार मांग रहे हैं, इसलिए उनको अब सेना में 4 साल के लिए एक बेवकूफ़ बना के धोखा दे दो, उसके बाद फिर उनके हाथ में डंडा दे के या तो बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़ा कर देंगे, या फिर जो सिलोज में किसानों का अनाज भर के ये चोरी करके, चोरी मतलब कौड़ियों के दाम अनाज को खरीदेंगे, और वहाँ पर सुरक्षा के लिए फिर ये उन अग्निवीरों को लगाएंगे जिनको ये 4 साल की बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि अभी किसान आंदोलन के समय देखा गया कि उनके सिलोज पर, उनके जो टावर्स थे अंबानी के, उन पर, रिलायंस के, और इनकी जो भी मॉल्स थे, उन पर लोगों ने अटैक किया। अब इस अटैक से घबरा के, और इन्हें यह भी पता है कि बीजेपी के कार्यालयों में भी अटैक होगा, तो अटैक से सुरक्षा के लिए इन्हें वो जवान लड़के चाहिए, और उनको रोजगार देने का जो धोखा दे रहे हैं, वो धोखा जो है वो समझ में लोगों को आ गया है, और ये किसी भी तरीके से युवा इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है, और वो इनके झांसे में नहीं आने वाला है। भाजपा और मोदी जी कोई भी स्कीम ले आए, लेकिन आपको विरोध ही करना है, शायद इसीलिए आप लोगों को आंदोलनजीवी शब्द से सुशोभित किया जाता है। बिल्कुल, हम सम्मान करते हैं इस शब्द का, क्योंकि हमने आंदोलन के द्वारा आज़ादी प्राप्त की, और ये जो आज आंदोलनजीवी का तमगा हमें दे रहे हैं, वो खुद भी राम मंदिर
मंदिर, वो तो एक झांसे वाला और एक जो मतलब मर्डर करने वाला आंदोलन चलाए थे कि लोगों को राम मंदिर के आंदोलन में झोंक के बाबरी मस्जिद गिरा के हजारों लोगों की हत्याएं वहां पर करवाई, कई हजार लोग गुजरात दंगों में मरवाए, कई हजार लोग कितनी जगह पे मरवाए हैं धर्म के नाम पर। वो उस जहर भरे आंदोलन को अगर लेकर सत्ता में पहुंच गए, हम तो इंसानियत को जिंदा रखने का आंदोलन हर उस नीति के खिलाफ करेंगे जो बीजेपी इस इंसानियत को शर्मसार करने के लिए लेकर आती है। चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो आपकी जीएसटी थी, चाहे वो किसान कानून है, चाहे मजदूरों के वो जो 4 कोड बना दिए वो हैं, जो 44 कानून मजदूरों ने अपनी खून की नदियां बहाकर प्राप्त किए थे अधिकार, उनको इन्होंने 4 कोड में बदल दिया हो। कौन से ऐसी एक भी चीज़ बता दीजिए, चाहे वो नई शिक्षा नीति है जिसमें सारी शिक्षा व्यवस्था को ये बेचने जा रहे हैं, या युवाओं के हाथ से किताबें छीनकर उनको ये व्यवसाय के नाम पर छोटे मोटे जो 6ठी से लेकर और बच्चों को उसी समय इस तरह के व्यवसायों में धकेल रहे हैं जो लो पेइंग रोजगार होंगे। तो ऐसे किसके, आप एक भी मुझे ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो आपकी नज़रों में या इस समाज की नज़रों में या इस देश की नज़रों में ऐसा हो जिसके लिए हम उनका समर्थन करें। कोई एक बिंदु बता दीजिए। जब भाजपा इतनी बुरी है तो फिर हर जगह जीत कैसे रही है? अभी मैम उपचुनाव आजमगढ़ जीत गए, रामपुर जीत गए, इतनी भाजपा में। देखिए, चुनावी राजनीति को आप इस जनता का मापदंड नहीं मान सकते, क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि ये देश एक आंदोलन मांगता है और आज़ादी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन अगर नहीं हुआ तो वो आज़ादी केवल मुट्ठी भर लोगों की आज़ादी होगी। वो अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, इनकी आज़ादी होगी, वो जनता की आज़ादी नहीं होगी। और उस गुलामी को पुख्ता करने के लिए ये अपने मुखौटे बदलते रहते हैं। पहले मुखौटा थोड़ा मैला हो गया, बीजेपी का मुखौटा ले आए, अब बीजेपी का मुखौटा मैला हो रहा है तो ये किसी और का मुखौटा पहन लेंगे। सत्ता रहेगी उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में और मुखौटे बदलते रहेंगे। तो चुनाव में मुखौटे बदलने का काम हो रहा है। इन चुनावों को आप जनता की अभिव्यक्ति मत समझिए, ये चुनाव केवल खेल है और वो खेल खेला जाता है या तो ईवीएम में गड़बड़ी करके या पैसों से वोटों को खरीद के। और उससे भी बड़ा एक जो ड्रामा आप देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, कभी वो इसमें हुआ, कर्नाटका में हुआ, कभी वो एमपी में हुआ, कभी वो हरियाणा में हुआ, तो कहाँ पर आप इस चुनाव को मानेंगे कि ये जनता की अभिव्यक्ति है? ये जनता की खरीद फरोख्त है। तो आप ये कहना चाहती हैं जिस भी राज्य में भाजपा जीती है पैसे के दम पे जीती है? देखिए, मैं कहती हूँ चाहे कोई भी जीते, ये चुनाव जनता की अभिव्यक्ति उस मायने में नहीं है जिस मायने में आज ये जनता यहाँ पर खड़ी होकर तीस्ता शीतल वार्ड के साथ में खड़ी होकर यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर रही है। वो चुनाव एक खेल हो गए हैं और चाहे बीजेपी जीते चाहे उसमें कोई और जीते, उसे हम सही जनता की अभिव्यक्ति तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो जीतने वाले जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट से मैम राहत मिल गई बागी विधायकों को, 14 दिन की मोहलत मिल गई है अयोग्यता करार देने की। मैं तो उनको विधायक कहने की बजाय क्या कहूँ कि वो शर्म आती है ऐसे विधायकों को अपने प्रतिनिधि कहते हुए, जो बिकने के लिए चुप कर बैठे हैं। 50-100 करोड़ रुपए उनके खातों में चले जाएंगे, उनके पास चले जाएंगे, वो बिक जाएंगे, या ईडी और सीबीआई या सरकारों से डर कर वो अपनी गिरफ्तारी के, क्योंकि ये सारे भ्रष्ट लोग हैं। ये जो जीत कर चुनाव में आते हैं, किसी भी पार्टी का निशान लेकर आए, किसी भी पार्टी का तमगा लेकर आए, होते तो ये सारे के सारे उसी बैकग्राउंड से हैं जो बैकग्राउंड इन्हें सत्ता में जाने की एक तरह से गारंटी देता है। और उस बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोगों को खरीदना बेचना बहुत आसान है। हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को इस भीड़ को खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सच्चाई के साथ खड़ी होती है। तो चुनावों को हम मापदंड नहीं मानते, हम जनसंघर्ष के जरिए इस लुटेरी सरकारों को नेस्तनाबूद करेंगे। संजय राउत को नोटिस भी आ गया ईडी का, आएगा वो। देखिए, ये विरोधी दल क्यों नहीं आज सड़क पर खड़े? हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या विरोधी दल को, आम आदमी को या इसको कांग्रेस को या किसी और को यहाँ आने से किसी ने रोका है? क्यों नहीं वो लोग आ रहे? क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही आवाज़ उठाएंगे वो उनके खिलाफ फाइल खोल देंगे। इन सभी नेताओं की फाइलें खुली पड़ी हैं। उन फाइलों के डर के मारे ये अपने पापों को छुपाने के लिए मुंह बंद कर लेते हैं।
तो कौन से नेता को इन्होंने जेल में डाल दिया विपक्ष के, बताइए। इतने सालों में डाला है तो निरपराध लोगों को जेलों में डाला है। ये कहते थे हम वडेरा को जेल में डाल देंगे, हम सोनिया को जेल में डाल देंगे, हम राहुल गांधी को जेल में डाल देंगे। 2013-14 में ड्रामा किया, कोई गया जेल में? एक भी नहीं गया। जाते हैं 2 दिन में बाहर आ जाते हैं। संजीव भट्ट जैसे लोग, उनकी आधी जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। तो ये एक दिखावा है, ढोंग है। और हम सबको ये जान लेना चाहिए कि बिना जन आंदोलन के और आंदोलन जीवी बनकर ही इस समाज को, इस देश को बचाया जा सकता है। वरना आंदोलन के अलावा अगर कोई कहे चुनावों के जरिए सत्ता परिवर्तन होगा, नेवर, कभी नहीं होगा। अगर उन फाइलों में कुछ ऐसा है जो देश की जनता से लूटा गया है तो वो फाइलें क्यों ना खुले? हाँ, 4-4.5 लाख करोड़ का अभी अडानी का एनपीए में डाल दिया। बेचारा भिखारी है, वो लूट नहीं है, वो लूट नहीं है, लुटेरे ये सारे हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े लुटेरों के आगे अगर ये नेता छुटभइये क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं या कुछ लूट के बैठे हैं तो इनको ये भय सता रहा है। लेकिन वो भय से मुक्त होकर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो तीस्ता सीतलवाड़ की तरह सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ले सके, कि वो किसी निरपराध 2000 लोगों के हत्यारों के खिलाफ आवाज़ उठा सके जो आज सत्ता में हैं। तो ये कायर लोग हैं जिनकी फाइलों से डर के ये उनके दुम हिलाने वाले उनके गिरवी रखे जाते हैं और जाकर वहाँ असम में जाकर अपनी 5 स्टार होटल में छुट्टियाँ मना रहे हैं, डरे और सहमे बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? हम तो प्रतिनिधि कहते हुए हमें शर्म आती है। पूरा वर्ल्ड। लेकिन 40 विधायक लगभग उससे ज़्यादा आ गए हैं तो समर्थन में, तो उनको विधायक तो कहेंगे ही क्योंकि समर्थन प्राप्त हो रहा है। देखिए ये खेल है भाई, इस खेल को जितनी जल्दी जनता समझ ले और इनको ठोकरे मारे। इनके ये जब चुनाव की रामलीला करते हैं ना, जब ड्रामा करते हैं चुनाव का, उस समय क्योंकि किस एमपी एमएलए का ये भरोसा है कि ये उनके प्रतिनिधित्व करके और इनकी आवाज़ उठाएगा, इनके लिए बेरोजगारी, महंगाई या किसी और मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को या युवाओं के अब अग्निपथ जैसे मुद्दे को उठाकर खड़ा होगा। ये खड़े नहीं होंगे। अगर इनके पास ये एहसास ही नहीं है जनता के दुख दर्द का, तो किस बात के ये प्रतिनिधि हुए? 40 की बजाय चाहे मैं कहती हूँ सैकड़ों हो जाए तब भी क्या जनता को फर्क पड़ता है? क्योंकि जनता तो एकदम विमुख होकर बैठी है कि भाई खेल खेलो तुम। जनता जिस दिन जाग गई, सोया हुआ शेर है जनता, और इसे जगाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है जो सच को जानते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग जो जनता को जगाने का संघर्ष लड़ रहे थे, जो हम जैसे लोग सड़कों पर होते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चुनाव के मोह से अब ये दिन पे दिन कितना नंगा नाच है सत्ता का कि यहाँ से गए हैं वो गुजरात से गए हैं असम, और हफ्ता भर हो गया वो अपने वो चूहों की तरह छिपते फिर रहे हैं, जनता का सामना नहीं कर रहे। अरे आ जाओ ना, तुम मैदान में आ जाओ। आपका शुभ नाम? मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल। ठीक है, थैंक यू मैम।